गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए एक बार फिर स्वागत है यूट्यूब चैनल पर जीके धरणीधर वैष्णव। और जो हमारा अध्ययन बिंदु चल रहा है, पिछली क्लास हमने देखी भारत पर जो बाह्य आक्रमण हुए और उन बाह्य आक्रमण में हमने पढ़ा था यवनों का आक्रमण या यूनानियों का आक्रमण। और यूनानियों में हमने सबसे पहले पढ़ा सिकंदर, और सिकंदर के बाद बैक्ट्रिया को आधार बनाकर भारत पर मिनांडर के द्वारा किया गया आक्रमण और किया गया उनका साम्राज्य स्थापित और यहाँ पर उनका सांस्कृतिक विलीनीकरण। इसके बाद उसी क्रम में उनके पीछे पीछे जो भारत में आने वाली दूसरी जो विदेशी जाति है वो है शक या सीथियन। देखिए, शक और सीथियन दोनों एक ही नाम है। शक जाति का नाम है और सीथिया प्रदेश के रहने वाले थे मूल रूप से, इस कारण से इनका नाम सीथियन भी पड़ा हुआ है। तो शक या सीथियन बात एक ही है और क्रम मैं बता चुका हूं, वापस एक बार देख लेते हैं। YSPKH, यवन, शक, पल्लव, कुषाण, हूण। तो ये स्पेलिंग हमें याद करनी है। YSPKH, यवन, शक, पल्लव, कुषाण, हूण, ये क्रम है जो भारत में विदेशी आक्रमणकारी आते हैं। यवन हो चुके हैं, अब हमें जो पढ़ना है वो है हमारे शकों के बारे में हमें पढ़ना है। तो शकों के बारे में मूल रूप से प्रश्न पहला यही बनता है कि कहाँ के निवासी थे। तो मूल रूप से ये सीथिया प्रदेश और मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के थे? मध्य एशिया में निवास करने वाली एक जनजाति थी सीथिया प्रदेश में, और खानाबदोश बर्बर जाति थी, यानी एक तरह से लड़ाकू जाति जिनको कुछ नहीं या कोई काम नहीं था, अपने खाने की तलाश में इधर उधर भटकते थे। खानाबदोश और बर्बर जाति थी। कैसी थी? खानाबदोश और बर्बर, यानी एक लड़ाकू जनजाति थी, कबीला था जिन्होंने भारत में आक्रमण किया या भारत में प्रवेश किया। कारण क्या था भारत में इनका आने का? मध्य एशिया से भारत में ऐसा कौन सा कारण हो गया कि इनको भारत में आना पड़ा? तो इससे पहले एक छोटी सी पृष्ठभूमि है। हालांकि हम जब आगे कुषाण के बारे में हम पढ़ेंगे तब विस्तार से देखेंगे किस तरह से भारत में ये कबीले आना हुआ। तो हमें केवल इतना याद करना है फिलहाल कि मध्य एशिया में एक जाति थी जिसका नाम है शक, और इन शकों पर मध्य एशिया की ही दूसरी जाति जिसका नाम है यूची जाति ने आक्रमण किया मध्य एशिया में। किस पर? शकों पर। और शकों को यहां से निकाल दिया। किसने? इस यूची जाति ने। नाम है, चीन की है यूची जाति। बाद में इसी का नाम कुषाण पड़ेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। बाद में इसी का नाम क्या होगा? कुषाण। और इन्होंने भी इन शकों को क्यों निकाला? इनके पीछे भी कोई पहले से पड़ा हुआ था, वह है हूण। हूणों ने किसको हराया? यूचियों को। तो ये यहां से अपनी जगह छोड़कर भागे और कहां भाग गए? सीथिया प्रदेश में इन शकों को पराजित किया। शक यहां से भागते हैं और भागते भागते भारत की तरफ रुख कर लेते हैं। तो मध्य एशिया के थे और भारत की तरफ प्रवेश करते हैं। कारण क्या था? इन पर यूची जाति का आक्रमण होता है। कब की बात है? 165 ईसा पूर्व में, यानी 165 ईसा पूर्व में यूची जाति ने शक को पर आक्रमण किया और ये पराजित होकर कहां पर पहुंच गए? बल्क या बैक्ट्रिया। बल्क या बैक्ट्रिया में पहुंच के लगभग 125 ईसा पूर्व के आसपास घूमते घामते। और बल्क बैक्ट्रिया में मैंने बताया था कि यवनों का पहले से शासन था, यूनानियों का शासन था, जिनमें यूनानियों की दो शाखा बढ़ चुकी थी, एक भारत में प्रवेश कर चुके थे। देखिए, मैं एक चीज बीच में रोककर एक बात कहूंगा, ये वीडियो देखने से पहले आप इससे पहले वाली क्लास जरूर देखिए। कारण क्या है उसका? अगर पहले वाली क्लास को आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा मैप किस तरह से भारत का है, किस तरह से पश्चिमोत्तर भारत से भारत में इन विदेशी बाह्य आक्रमणकारियों का आक्रमण होता है। वहां से हमें मैप के जरिए समझने में आसानी होगी। फिर भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। बल्क और बैक्ट्रिया, यानी ये मान लीजिए भारत का बहुत सुदूर पश्चिम में वो हिस्सा जहां से हिंदुकुश पर्वत से पहले की बात है। हिंदुकुश पर्वत तो फिर भी भारत के नजदीक है, ये बल्क बैक्ट्रिया उससे भी पार है। वहां से भारत में प्रवेश करने का रास्ता है बल्क बैक्ट्रिया। तो यहां यूनानियों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था सिकंदर की मृत्यु के बाद में।
एक शाखा भारत में प्रवेश कर चुकी थी, दूसरी शाखा यहाँ शासन कर रही थी। तो इन शकों ने इस बल्क या बैक्टीरिया पर आक्रमण किया और इनको यवनों को यहाँ से भगा दिया, यानी यवनों को यहाँ से बल्क बैक्टीरिया से हटा दिया। किंतु यूची जाति अभी भी पीछे पड़ी हुई है, किसके? शकों के। तो शक कहां पर शासन करने लग गए अब? बल्क बैक्टीरिया में। पर यूची जाति यहां भी पहुंच गई और यहां से भी शकों को भगा दिया और यूची जाति का अधिकार कहां हो गया? बल्क बैक्टीरिया में। अब हमें केवल पढ़ना है शकों के बारे में, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, शक सीथिया प्रदेश के रहने वाले थे, यूची जाति ने उनको वहां से भगाया। भागते हुए कहां आ गए? बल्क बैक्टीरिया में। और बल्क बैक्टीरिया से यवनों को इन्होंने जब भगाया तो पीछे से यूची जाति का आक्रमण होता है बल्क बैक्टीरिया में और यहां से भी इन्हें भगा देते हैं और यूची जाति यहां से निकलकर दो भागों में बढ़ जाती है। नंबर 1 कपीसा की तरफ चली जाती है, नंबर 2 ईरान या पार्थिया की तरफ चली जाती है। पश्चिमी ईरान जिसको कहते हैं, पश्चिमी ईरान या पार्थिया की तरफ दूसरी शाखा इनकी चली जाती है। एक तो कपीसा में और दूसरी पार्थिया में। अब इसको पीछे वाले हिस्से को हम छोड़ देते हैं बल्क बैक्टीरिया को और भारत में प्रवेश कर रहे हैं कौन? शक। यानी इन्होंने ईरान पार्थिया में अधिकार कर लिया और कपीसा में ये चले गए। किन्होंने भगाया था इनको? यूची जाति के लोगों ने इनको भगाया था। कहां से? बल्क बैक्टीरिया से। अब देखो यहां से पार्थिया में पहुंचते हैं, कपीसा वाला छोड़ दो, एक नई क्षेत्र कायम कर लेंगे। यहाँ पार्थिया में जो ईरान के शासक थे उनको इन्होंने क्या किया? हरा दिया। किसने? शकों ने। शकों ने किसको हरा दिया? पार्थिया के शासकों को, और यहाँ पर अधिकार कर लिया। किंतु बाद में इन्हीं पार्थिया वालों ने इन शकों को परास्त कर दिया और शक यहाँ से भी छोड़कर भागना पड़ा अपना स्थान। तो प्रश्न आए, भारत में जो शक है वो कहां से होकर आए? तो ध्यान रखना, पूर्वी ईरान। कहां से आए थे? पूर्वी ईरान से प्रवेश किया था भारत में शकों ने, ना कि थे तो मध्य एशिया के, पर रास्ता तो जो था वो ईरान होकर था, क्योंकि ईरान गए, ईरान के पार्थिया के लोगों को हराया, किंतु उनसे बाद में पराजित हो गए और फिर भारत में ये प्रवेश करते हैं। बोलन दर्रे को पार करते हुए अफगानिस्तान के रास्ते सिस्तान में ये बस जाते हैं और वहीं से बोलन दर्रा होता हुआ सिंधु तक पहुंचते हैं। इसको इस तरह से मैप के जरिए समझते हैं। छोटा सा मैप बना लेता हूं मैं, यानी ये जो भारत का ये बहुत दूर का हिस्सा है जहां हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है, यानी भारत से बहुत दूर पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला हिस्सा यहाँ पर काबुल मान लेते हैं। तो इस हिस्से में जो शक है वो ईरान होते हुए यहाँ से हिंदुकुश पर्वत को पार करते हुए सिंधु तक पहुँचते हैं। ठीक है, और यहाँ पहुँचने के बाद, सिस्तान में पहुँचने के बाद ये भारत की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इनकी 5 शाखाएं बट गई धीरे धीरे। एक शाखा तो मैं बता चुका हूँ, कौन सी? कपीसा। 2 मुख्य शाखाएं हैं, किंतु बाद में ये 2 शाखाएं कितनी शाखाओं में बढ़ जाएगी? 5 शाखाएं हो जाएगी इनकी शकों की। कितनी शाखाओं में? 5 में। तो नंबर 1 की बात करें तो हमने देख ली कपीसा। नंबर दूसरी शाखा की जो बात करें तो यहां जो दूसरी शाखा है वो है सिंधु के आसपास का क्षेत्र, यानी तक्षशिला। तक्षशिला ये इनका दूसरा क्षेत्र था और तक्षशिला के जो प्रमुख शासक हुए इस शकों के जो मेउस और एजेज नाम के 2 प्रमुख शासक हुए इस तक्षशिला वाली शाखा में, जिनके बारे में नाम काफी है, वो भी बड़ी बात नहीं है, हम कर सके तो हमारी इच्छा है। मेउस और एजेज दूसरी शाखा। नंबर जो तीसरी, चौथी और 5वीं शाखा वो महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भारत में थी। नंबर तीसरी है जो है मथुरा को हम विस्तार से पढ़ेंगे। नंबर 4 है नासिक और नंबर 5 है उज्जैन, जिसमें रुद्रदामन होगा। तो ये 5 शाखाएं थी जिनके बारे में हमें शकों की बट गई, जिनको हमें विस्तार से पढ़ना है। एक बार वापस दोहराते हैं। शक मध्य एशिया के थे
यूची जाति के द्वारा परास्त होने के कारण बल्ख बैक्टीरिया पहुंचे और यहाँ यवनों को हरा दिया। बल्क बैक्टीरिया में यवनों को हराया और अपना राज्य स्थापित किया, किंतु पीछे से यूची जाति आती है और यहाँ से भी बैक्टीरिया से भी इनको भगा देती है। बैक्टीरिया से भागकर ये कुछ तो ईरान चले जाते हैं और कुछ कपिसा में अपना राज्य स्थापित करते हैं। अब जो ईरान चले गए, ईरान में इन्होंने पहले उस पार्थिया को जीत लिया, किंतु बाद में पार्थिया के जो शासक थे उन्होंने शक्कों को पराजित किया और पूर्वी ईरान के रास्ते होते हुए अफगानिस्तान के रास्ते हुए सिस्तान में आकर ये बस जाते हैं और वहीं से ये बोलन दर्रा पार करते हुए भारत में एंट्री लेते हैं। और जब तक भारत में पहुंचते हैं इनकी शाखाएं कितनी हो चुकी हैं? 5 शाखाओं में बढ़ चुके हैं। नंबर 1 कपिसा, दूसरी तक्षशिला, तीसरी मथुरा, चौथी नासिक और 5वीं उज्जैन। अब देखिए इनमें हम कपिसा और तक्षशिला के बारे में हमें ज्यादा जानकारी ना तो उपलब्ध है और केवल शासकों के बारे में है। तक्षशिला में मेउस और एजेज। तो अब हम जो बाकी आगे की पढ़ते हैं वो है हमारी मथुरा शाखा। जो हमें पढ़ना है वो कौन सी शाखा के बारे में हम पढ़ते हैं? मथुरा शाखा। शक्कों की मथुरा शाखा के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो मथुरा में जो शक बसे वो वास्तव में ऐसा नहीं है कि सीधा यहीं पर आए। ये मालवा के क्षेत्र में थे। मालवा यानी उज्जैन का ऊपरी क्षेत्र, और वहां पर उस समय मालवा में जो शासक था वो था विक्रमादित्य। कौन था? विक्रमादित्य यहाँ का शासक था। और विक्रमादित्य ने क्या किया? 57 ईसा पूर्व में यहाँ पर जो शक आए उन शकों को 57 ईसा पूर्व में हरा दिया, परास्त कर दिया। किसने? विक्रमादित्य ने। किसको? शकों को परास्त कर दिया। विक्रमादित्य ने क्या किया? परास्त कर दिया शकों को 57 ईसा पूर्व में। और विक्रमादित्य की उपाधि जो बाद में एक उपाधि का रूप धारण कर लेती है और बाद में एक के बाद एक शासक कई उपाधि धारण करते हैं जो विदेशी जातियों को हराता है, जैसे विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। यहाँ तक कि 1556 था तो जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ उस समय हेमू ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी जो 14वां विक्रमादित्य था। तो यहाँ बात करें, विक्रमादित्य ने यहाँ 57 ईसा पूर्व में इनको परास्त कर दिया और ये यहाँ से पराजित होने के बाद में कहाँ आ जाते हैं? मथुरा में। देख लेते एक छोटा सा, ये उज्जैन का क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र है। तो यह मालवा से परास्त होकर ये कहाँ आ जाते हैं? मथुरा आ जाते हैं शक। और यहाँ कौन था? विक्रमादित्य। कब की बात है? 57 ईसा पूर्व में। और इसी कारण से विक्रमी संवत का प्रारंभ यहाँ से माना जाता है। और इसके बाद जो इनके प्रारंभिक शासक थे तो वहां पर इनका जो मथुरा शाखा में जो शासक हैं वो नाम मिलता है महाक्षत्रप। इनकी देखिए उपाधि जो है शकों की वो महाक्षत्रप या महाक्षत्रप की उपाधि मिलती है। तो यहाँ जो महाक्षत्रप मिलता है उसका नाम है राजवुल। राजवुल नामक महाक्षत्रप का नाम मिलता है और जो इस संभवतः इस वंश का प्रारंभिक या प्रथम शासक था। और ये जानकारी कहां से मिलती है? मथुरा से एक स्तंभ मिला है, सिंह शीर्ष अभिलेख, और उस पर लिखा हुआ है इसके बारे में, राजवुल के बारे में, कि मथुरा से जो सिंह शीर्ष जिस पर सिंह की आकृति बनी हुई है अभिलेख मिला है, उससे जानकारी मिलती है कि इस मथुरा शाखा का राजवुल प्रथम शासक था। अब देखिए इस राजवुल के बाद में इसका जो उत्तराधिकारी माना जाता है वो है सोडास। कौन है? सोडास। किंतु सोडास के बाद में यहाँ पर शासकों की जानकारी नहीं मिलती है और संभवतः ऐसा माना जाता है कि सोडास के बाद यहाँ पर कुषाणों ने आधिपत्य कर लिया था, यानी कुषाणों ने अधिकार कर लिया था यहाँ पर। कहाँ? मथुरा में। तो इसलिए इस मथुरा में केवल इतनी ही जानकारी मिलती है कि जो मथुरा में जो शासक आए वो विक्रमादित्य के द्वारा पराजित होने पर मथुरा में आकर बसते हैं 57 ईसा पूर्व में। और महाक्षत्रप जो प्रारंभिक मिलता है वो राजवुल है और मथुरा सिंह शीर्ष स्तंभ से इसकी जानकारी मिलती है। सोडास इसका दूसरा शासक था अन्य, और जिसका कुषाण आधिपत्य हो जाता है। तो ये थी शकों की तीसरी शाखा मथुरा। अब देखते हैं हम चौथी शाखा के बारे में जो महत्वपूर्ण भी है और जहां शासकों के नाम भी हमें
मिलेंगे। तो इसके बाद जो अगली शाखा है वो है उज्जैन। नंबर चौथी शाखा हम जो पढ़ने वाले हैं वो है उज्जैन। उज्जैन यही क्षेत्र, इसके बाद हम इससे पहले हम नासिक पढ़ने वाले थे। उज्जैन से पहले हम कौन सी पढ़ते हैं? नासिक, क्योंकि उज्जैन में एक ऐसा शासक है, ये जो नासिक के जो शासक होंगे वो उज्जैन के बाद ही स्थापित होंगे। उज्जैन के जो शासक है वो नासिक के बाद बनेंगे, इसलिए हम पहले किसको पढ़ने वाले हैं? नासिक को पढ़ने वाले हैं। तो नासिक जो है वो नासिक महाराष्ट्र में है। उज्जैन हम बाद में पढ़ रहे हैं, पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं? नासिक, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर जो शासक है, प्रारंभिक शासक, वो मिलता है जानकारी, उसका नाम है भूमक। और यहाँ पर जो इन शकों का एक वंश विशेष नाम मिलता है तो वो है शहरात वंश। कौन सा वंश? शहरात। शकों का कौन सा वंश है? ये शहरात वंश, जो कहां पर मिलता है? नासिक से हमें इसका नाम मिलता है। और प्रारंभिक शासक कौन है यहाँ पर? भूमक मिलता है। अब इस वंश, नासिक वंश में सबसे, नासिक के जो शहरात वंश है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है वो आता है नहपान का। यहाँ पर नहपान नाम का एक शासक होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग इसका दूसरी शताब्दी इसका समय माना जाता है, 119 से 125 ईस्वी का। अब ईसा पूर्व नहीं रह गया है, अब ईस्वी का समय है जो इस नहपान का माना जाता है। अब इस नहपान के बारे में देखिए, जो राज्य था काफी विस्तार करता है, नासिक से लेकर ये राजस्थान में अजमेर पुष्कर तक इसका साम्राज्य माना जाता है। इसकी जो राजधानी है वो मिन्नगर। राजधानी क्या है? नहपान की जो राजधानी है वो क्या मिलती है? मिन्नगर, जो नासिक के आसपास ही स्थित थी। तो मिन्नगर इसकी, नहपान की राजधानी मिलती है। अब इसका जो राज्य था वो अजमेर तक या पुष्कर तक मिलने का कारण क्या है? इसके बारे में एक जानकारी मिलती है कि एक उत्तम भद्र जाति थी। कौन सी थी? उत्तम भद्र जाति थी। तो उस उत्तम भद्र जाति पर मालवों ने आक्रमण कर दिया। मालवों ने आक्रमण कर दिया। उस उत्तम भद्र जाति की मालवों से रक्षा करने, किससे? मालवों से रक्षा करने नासिक की जो शाखा थी, उन शक थे, उनमें से एक वहां का एक क्षत्रप आता है ऋषभदत्त। क्या नाम है? ऋषभदत्त अजमेर पुष्कर तक आता है, उनकी रक्षा करता है और पुष्कर में क्या करता है? दान भी देता है, जिससे यह साबित होता है कि इनका पुष्कर तक अधिकार था। यानी जहां तक वो रक्षा कर सके, इसका मतलब वो साम्राज्य में हिस्सा था। उत्तम भद्र जाति की मालों से रक्षा करने के लिए ऋषभदत्त अजमेर पुष्कर तक आता है और दान भी यहाँ पर देता है। तो ये किस वंश के बारे में है या किसके बारे में? नासिक के नहपान के बारे में है। किंतु इसके बारे में जो एक जानकारी मिलती वो है कि गौतमी पुत्र जो सातकर्णी है उसके द्वारा ये परास्त हो गया। कौन? नहपान। किससे? गौतमी पुत्र। देखिए इसी समय में भारत में, ये तो बाहर से आने वाले थे, भारत में सातवाहन वंश का शासन चल रहा था जिसको हमने अलग से पढ़ा है, सातवाहन वंश। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का 23वां शासक था। सातकर्णी, सातकर्णी ने नहपान को परास्त किया। वह मारा गया। कौन? नहपान। किसके द्वारा? गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा नहपान मारा जाता है। इसकी जानकारी इसलिए भी मिलती है, यह समय था 125 ईस्वी का। देखिए ये समय कौन सा था? 125 ईस्वी का। इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो जोगलथम्बी से एक मृद भांड मिलता है। कहां से? जोगलथम्बी से। वहां से बहुत से सिक्के मिलते हैं। किसके? नहपान के। नहपान के सिक्के मिलते हैं और इन सिक्कों को पुनरांकित करवाया जाने का
साक्ष्य यहाँ मिलता है, यानी वो सिक्के जो बने हुए हैं उनको फिर से ढाला गया है, जिनमें एक तरफ नहपान का चित्र है और दूसरी तरफ किसका है, सातकर्णी का चित्र बना हुआ है। यानी नहपान पर विजय किसकी होती है, सातकर्णी की, और ये जो नासिक का नहपान है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। इस वंश का यहाँ पर पूरी तरह से लगभग उसके बाद कोई हमें जानकारी विशेष नहीं मिलती। तो देखिए नासिक के जो वापस देखते हैं, नासिक का प्रारंभिक जो वंश है वो है शैरात वंश शक्कों का। भूमक यहाँ प्रारंभिक शासक है। महत्वपूर्ण जो शासक है वो नहपान है, 119 से 125 ईस्वी का समय है, और राजधानी इनकी मिन्नगर है। इनकी जो क्षेत्र है वो नासिक से लेकर राजस्थान में अजमेर तक फैला हुआ था। इसका कारण यह है कि मालवों से रक्षा करने के लिए ऋषभदत्त है, मालवों से रक्षा करने आता है, उत्तम भद्र जाति की, और पुष्कर में वो दान भी देता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसे परास्त कर दिया और ये नहपान मारा गया। जोगलथम्बी मृतभांड से इसकी जानकारी या इसका पुख्ता सबूत मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद शक्कों की अंतिम शाखा जिसको हम देखने वाले हैं तो वो है उज्जैन। कौन सी शाखा है अंतिम, नासिक हो गया, उसके बाद पांचवी शाखा कौन सी है, उज्जैन। अब देखिए ये जो उज्जैन शाखा है, शैरात जो है नासिक के शैरात थे, उन्हीं के वंशजों में से एक है, क्योंकि शैरात खत्म हो चुके हैं और उन्हीं का कुछ अवशेष बचे रह गए, अंश बचे रह गए कुछ क्षेत्र में, तो धीरे धीरे वापस से उठ खड़े होते हैं। कहां पर, उज्जैन में। और उज्जैन में जो सुराष्ट्र यानी मालवा के जो सुराष्ट्र के जो क्षत्रप थे उन्हीं का एक परिवार है ये। तो यहां पर जो वंश है वो मिलता है कार्दमक, कार्दमक या चष्टन, क्योंकि चष्टन इस वंश का प्रारंभिक शासक था, तो चष्टन वंश भी इसको कहते हैं, या कार्दमक वंश भी इसका नाम पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो जानकारी मिलती है, देखिए इस वंश में एक महत्वपूर्ण शासक होने वाला जिसके बारे में हमें शक्कों का पढ़ना है, मतलब रुद्रदमन को पढ़ना है। जैसे हमने यवनों को पढ़ा यानी सिकंदर मिनंडर को पढ़ा, शक्कों को पढ़ा यानी हमने रुद्रदामन को, नहपान को पढ़ा। तो यहां हम जो उज्जैन के शक पढ़ेंगे उनमें रुद्रदामन का विशेष नाम से आएगा। तो यहां पर कार्दमक या चष्टन वंश है। अब देखिए इसका जो पुत्र है चष्टन का, चष्टन वंश इसी के नाम पर पड़ा हुआ, तो चष्टन का जो पुत्र है वो है जयदमन। किंतु जयदमन का ऐतिहासिक दृष्टि से या ये कहें शासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी क्या हो गया, पौत्र, उसका नाम क्या है, रुद्रदामन। इसके बारे में हमें पढ़ना है, महत्वपूर्ण। चष्टन के बाद उसका पुत्र जयदमन और उसके बाद रुद्रदामन। तो इसकी जो जानकारी, एक विशेष जानकारी भी हमें यहाँ ये मिलती है कि इस चष्टन ने और इसके पुत्र रुद्रदामन ने एक साथ शासन किया। कुछ लोग कहते हैं कि अलग अलग वंश के थे, कुछ लोग कहते हैं कि ये पितामह और पौत्र, दादा यूं कह सकते हैं, और पौत्र थे। तो इसके बारे में अंधो स्थान है कच्छ की खाड़ी में। कौन सा, अंधो अभिलेख कहां से मिला है, कच्छ की खाड़ी, गुजरात में है कच्छ खाड़ी, वहां से अंधो अभिलेख मिलता है। उसमें जानकारी मिलती है कि 130 ईस्वी में, कब, 130 ईस्वी में चष्टन व रुद्रदमन एक साथ शासन कर रहे थे। कहां से जानकारी मिलती है ये, अंधो अभिलेख कच्छ की खाड़ी में, कि 130 ईस्वी में चष्टन और रुद्रदमन एक साथ शासन कर रहे थे। अब देखिए रुद्रदामन के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, ये तो गए उज्जैन के वंश का प्रारंभिक, कार्दमक वंश है, सौराष्ट्र और यूं कहें कि जो शैरात वंश है नासिक का, उन्हीं का वंशज है ये। और बीच में एक तरह से गैप आता है, उसके बाद ये पुनः उठ खड़े होते हैं, जिनमें चष्टन और उसका पुत्र रुद्रदामन। अंधोभिलेख के अनुसार यह है कि दोनों साथ शासन कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, रुद्रदामन के बारे में। अब हम
रुद्रदमन या रुद्रदामन। रुद्रदामन के बारे में जो जानकारी मिलती है उसका समय माना जाता है 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक का। 130 से 150 ईस्वी, क्योंकि 150 ईस्वी में इसकी एक विशेष जानकारी मिलती है जो इसका जूनागढ़ अभिलेख है। देखिए रुद्रदामन की जानकारी का महत्वपूर्ण और मुख्य स्रोत जो है वो है इसका जूनागढ़ अभिलेख। जानकारी कहां से मिलती है इसकी? जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ कहां पर है? गुजरात में। और क्या जानकारी मिलती है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, बहुत ही बड़ा अभिलेख है, इसी पे अशोक का लेख है, 72 शक संवत और 150 ईस्वी में समय है इसका। हमें ये याद रख लेना है, समय 150 ईस्वी में। 72 शक संवत को हम जब पढ़ेंगे आगे कनिष्क के समय तो वापस से बताऊंगा, या हालांकि मैंने पहले भी एक क्लास में ये शक संवत के बारे में बता चुका हूँ, संवत पर विशेष क्लास हो चुकी है। तो चलिए आगे बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है। इस जूनागढ़ अभिलेख में जानकारी मिलती है कि इस रुद्रदमन के समय सुदर्शन झील जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाई गई थी उसका बांध टूट जाता है। तो इसका जो सौराष्ट्र का गवर्नर है, सौराष्ट्र का जो गवर्नर था सुविशाख इसका पुनर्निर्माण करवाता है और एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाता है, ऐसा इसके बारे में जानकारी मिलती है। और साथ में जूनागढ़ अभिलेख में एक बात और मिलती है कि सभी जातियों ने मिलकर के रुद्रदमन को अपना अधिकारी या राजा चुना था। क्या मिलती है? कि सभी जातियों ने अपना राजा चुना। किसको? रुद्रदमन को। ऐसा जूनागढ़ अभिलेख में वर्णन मिलता है रुद्रदमन के बारे में। अब देखिए इसका जो क्षेत्र था उसकी बात करें तो लगभग भारत का मध्य भारत, थोड़ा दक्षिणी क्षेत्र और पंजाब राजस्थान काफी हिस्सा इसके अधिकार में था। तो उन क्षेत्रों की बात करें तो देखिए जिनमें आकर इसको कहते हैं पूर्वी मालवा, अवंती, सौराष्ट्र, यानी जहां पर ये थे उसके अलावा काफी हिस्से में इनका क्षेत्र फैला हुआ था, जिनमें अनूप, नर्मदा क्षेत्र को कहते थे। अनूप क्या था? नर्मदा का क्षेत्र। और काठियावाड़ का इलाका जिसको कहा जाता था इस समय अपरांतक क्षेत्र या कोंकण जिसको कहते थे। काठियावाड़ त्रिवर्त को काठियावाड़ कहते थे। यहाँ पर काठियावाड़ किसको कहते थे? त्रिवर्त को क्या कहते थे? काठियावाड़। तो और इसके अलावा जो इसका क्षेत्र था वो था कोंकण तक फैला हुआ था। विंध्याचल, निषाद जिस क्षेत्र को कहते थे वो विंध्याचल तक इसका साम्राज्य फैला हुआ, यानी काफी विशाल साम्राज्य किसका था? रुद्रदामन का। शक शासक रुद्रदामन कौन सी शाखा में? उज्जैन की शाखा में था। अब यहाँ पर जो बात करते हैं रुद्रदामन में क्या होता है, एक नई चीज आती है कि ये जो सातवान वंश था, सातवान वंश का एक शासक है वशिष्ठिपुत्र। कौन है? वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी। उसको 2 बार परास्त करता है। को कितनी बार? 2 बार परास्त करता है, किंतु निकट संबंधी होने के कारण उसका अंत नहीं करता। किसकी बात है ये? रुद्रदामन की। किसको परास्त करता है? सातवान वंश का शासक है वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को ये 2 बार परास्त करता है। इसके अलावा साथ में सिंध को, सोबीर को कनिष्क के उत्तराधिकारियों से जीत लेता है। कौन से इलाके? सिंध और सोबीर, जहां पर किसका अधिकार था? कनिष्क के उत्तराधिकारियों को। तो कनिष्क के उत्तराधिकारियों से ये जीत लेता है। किसको? सिंध और सोबीर को जीत लेता है। कश्मीर का इलाका भी काफी कुछ इसके अधिकार में था। सुदर्शन झील के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब देखिए इस रुद्रदमन की मृत्यु होती है तो इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी हमें मिलता है तो वो मिलता है दामजाद।
रुद्रदमन का जो उत्तराधिकारी हमें लिखित में या यूं कहें वर्णित मिलता है वो नाम है दामजाद या दाम यसद। दूसरा नाम इसका क्या है? दाम यसद। ये रुद्रदमन का हमें उत्तराधिकारी मिलता है। अब देखिए यहाँ पर रुद्रदमन के बारे में केवल और केवल इसके कार्यों, इसकी विजयों के बारे में ही इसकी उपलब्धियां नहीं मानी जाती। इसने जो राज्य कायम किया वो भी इसकी एक विशेष उपलब्धि है। तो रुद्रदमन की उपलब्धियों में इसके राज्य के बारे में हम जानते हैं कि इसने ऐसा कौन सा राज्य या किस तरह का कायम किया था। तो देखिए इसने अपने राज्य को, साम्राज्य को किस में बांटा था? प्रांतों में बांट दिया। प्रांतों में बांट दिया। जैसे हमने पढ़ा था अभी, सुविशाख कहाँ का प्रांत, गवर्नर प्रांतीय था? सुविशाख कहाँ का था? सौराष्ट्र का या सौराष्ट्र का। सौराष्ट्र का गवर्नर था या प्रांतीय अध्यक्ष था। तो यह प्रांतों में बांटा था और प्रांतों में प्रत्येक के लिए गवर्नर नियुक्त इसने कर रखे थे। इसके लिए मंत्री परिषद बना रखी थी इसने अलग से। तो जो सलाहकारी काम करती थी या कार्यकारी काम करती थी, तो उसमें दो प्रकार के मंत्री हुआ करते थे। नंबर एक जो था वो था मति सचिव, मति सचिव जो इसका क्या था? व्यक्तिगत सलाहकार। क्या था? व्यक्तिगत सलाहकार। नंबर दो जो बात करें, इसके जो कर्मचारी था वो था कर्म सचिव यानी कार्यपालिका प्रमुख, जो कार्य करता था कार्यपालिका संबंधी। तो ये इसने मंत्रिपरिषद में मंत्री नियुक्त कर रखे थे। और इसके बाद ये विशेष बात यही मिलती है रुद्रदमन के बारे में, यहाँ जो शकों का जो अंतिम शासन हमें मिलता है, तो शकों का जो अंतिम रूप से शासक है वो रुद्रदमन, रुद्रसिंह तृतीय, रुद्रसेन तृतीय। कौन है? रुद्रसिंह तृतीय मिलता है अंतिम शासक। और इसके बारे में हमें इतनी ही जानकारी है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त साम्राज्य का, या जिसको हम कहते हैं विक्रमादित्य, उसने इसको परास्त कर दिया और शकों का साम्राज्य भारत से समाप्त हो जाता है। और इस तरह से शकों का जो भारत में उत्थान और पतन है वो हमने देखा। वापस एक शॉर्ट में देखते हैं कि देखिए शक जो थे मध्य एशिया के निवासी थे और मध्य एशिया से यूची जाति द्वारा परास्त किए जाने पर भारत की तरफ प्रवेश करते हैं। बल्क बैक्ट्रिया में आता है, किंतु वहां से भी परास्त होने के बाद ये ईरान, पार्थिया चले जाते हैं। पार्थिया से कुछ समय वहां रहने के पश्चात भारत की तरफ लौटते हैं, हिंदू कुश पर्वत पार करते हुए। भारत में ये 5 शाखाओं में बढ़ जाते हैं। तो एक तो शाखा भारत से बाहर कपिशा में रह जाती है। 4 शाखाएं भारत में, जिनमें एक तक्षशिला, और तक्षशिला में एजेज और मेऊज नाम के 2 शासक मिलते हैं। उसके बाद दूसरी शाखा हमने पढ़ी मथुरा में। तो जो मथुरा शाखा है उसमें जो विक्रमादित्य ने जिनको परास्त किया, उज्जैन के शासक ने, जिसने विक्रमी संवत चलाया था, उसके शासक यहाँ आकर मथुरा में शासन करते हैं। उसके बाद दूसरी जो शाखा हमने पढ़ी वो पढ़ी नासिक की। नासिक में शहरात वंश और नहपान उसका प्रमुख शासक हमने पढ़ा। जो हमने अंतिम शाखा पढ़ी उज्जैन, और उज्जैन के शासकों में सर्वप्रमुख पहला तो था भूमक, और अंतिम और महत्वपूर्ण जो शासक इस वंश का था वो था रुद्रसेन। तो रुद्रसेन के बारे में हमने जो पढ़ा वो इस रुद्रदमन के बारे में जो पढ़ा, रुद्रदमन ने सुविशाख के नेतृत्व में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया और एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली कायम की, जिनको क्षत्रप प्रणाली कहा जाता है। तो ये था हमारा शक। इसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कुषाणों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।